हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज लेकर आई हूं मैं। आज यहां पर मैं आपको स्टाफिंग को एक्सप्लेन करने वाली हूं। पूरा चैप्टर में एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है बच्चों वो वन शॉट वीडियो है। मतलब यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाऊंगी, छोटे से वीडियो में हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके हर कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ पहचान भी नहीं पाएंगे कि किस चीज़ का ये केस है। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले के चैप्टर के भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर इस सभी चैप्टर्स के वीडियो अवेलेबल है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टाफिंग के बारे में समझते हैं कि स्टाफिंग क्या है। देखिए यहां पर स्टाफिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, देख रहे हैं आप। स्टाफिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें मैंने पूरा आपको बताया है कि स्टाफिंग क्या होती है। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग and developing individuals for specific job role within a organization। देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ते हुए आए हैं। अभी तक हमने प्लानिंग पढ़ लिया, अब हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है वो होता है स्टाफिंग, जिसमें हम लोगों को ढूंढते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। देखिए जब भी हम कोई काम करने का सोचते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे हमें सारी चीज़ों की जो नीड होगी उसे कैसे पूरा करेंगे। तो उन सब चीज़ों की प्लानिंग किसके अंडर आती है? प्लानिंग फंक्शन के अंदर आती है। इसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट टू बी डन एंड हाउ टू बी डन। ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज होगी। यदि आपने सोचा है कि आप एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो अब आपको ये देखना है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज आप कैसे करेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पड़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टाफिंग, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो चाहे वहाँ का जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला व्यक्ति कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, फिर भी उसे लोगों की नीड होती है, फिर भी उसे लोगों की ज़रूरत होती है ताकि वो उनके साथ काम कर सके। तो वो क्या करता है? स्टाफिंग की प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसमें सबसे पहले वो रिक्रूटिंग करता है। रिक्रूटिंग का मतलब कि जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालना कि हमें इस पोस्ट पर इस व्यक्ति की नीड है। तो जितने लोग एलिजिबल होते हैं वो क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। उसके बाद होती है सिलेक्टिंग, मतलब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है जो कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग। उनके सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उन्हें काम सिखाया जाता है। उसके बाद होता है डेवलपिंग, मतलब उनको काम सिखाने के बाद उनका डेवलपमेंट किया जाता है, जो बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होता है। और ये सभी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है और स्टाफिंग की प्रोसेस में आती हैं, है ना। तो यहां पर सबसे पहले स्टाफिंग करने से पहले आपको नीड समझनी पड़ेगी कि आपको कितने लोगों की नीड है, और उस पर जो सुटेबल कैंडिडेट है उसको रखना होगा। फिर उसकी क्वालिफिकेशन को देखना होगा और फिर इंश्योर करना होगा कि वो कंपनी में काम करे तो सही पोजीशन पर काम करे, सही तरीके से काम करे। तो ये सभी चीज़ें क्या आती हैं? स्टाफिंग के अंदर होती है। इफेक्टिव स्टाफिंग इंश्योर करती है कि राइट पीपल राइट पोजीशन पर हो और उसका जो कंट्रीब्यूशन हो ऑर्गेनाइजेशन के पर, वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल और सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। तो ये पूरी स्टाफिंग की डेफिनेशन होती है। आपको स्टाफिंग के बारे में चाहे कुछ भी पूछा जाए, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए या आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस पूछा जाए, तो भी आपको ये डेफिनेशन को ज़रूर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आती है स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। देखो यहाँ पर ये जो होता है स्टाफिंग, वो हेल्प करता है डिस्कवर करने में कि किस पोजीशन पर किस व्यक्ति की, किस पर्सन की नीड है। मेक द हायर परफॉर्मेंस एंड पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। परफॉर्मेंस के बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि जो जॉब है उसे राइट पर्सन को दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे कम नॉलेज है उसे उस जॉब को दे दिया जाए। इंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग ऑफ मैनेजर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति को हायर किया है, इसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। आप
कि बिजनेस की सक्सेस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हेल्प टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोग होते हैं ना, जो पीपल होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, और उनका सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय थ्रू द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने स्टाफिंग कर ली, लोगों को हायर कर लिया, आपके ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो अपनी सैलरी को लेकर उनको शिकायतें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का स्टाफिंग के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये आपको क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है या केस बेस्ड भी पूछा जा सकता है। तो स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें आप क्वालिफाइड पीपल को सर्च करते हो, फिर एनालिसिस होता है जॉब का कि भैया आपकी जो जॉब है उस पर वह व्यक्ति सुटेबल है या नहीं है, फिर डेवलपमेंट होता है और प्लान्स बनाए जाते हैं, इसके बाद फिर ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग करने के बाद एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिव परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाने की बात की जाती है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड द यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, आपने जो व्यक्ति को रखा है, हायर किया है, उसकी और मैनेजमेंट के बीच अच्छा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अच्छी बननी चाहिए उनके बीच में। नेक्स्ट है हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स, यदि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको किसी तरह की कोई कंप्लेंट है तो उसको भी सॉल्व किया जाना चाहिए। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, उनकी सिक्योरिटी की भी ध्यान रखा जाना चाहिए। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, यदि किसी तरह का कोई मतभेद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो लॉ की भी सुविधा प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग, क्योंकि यहाँ पर लोगों से काम कराना होता है, मशीनों से नहीं, इसलिए उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। बस यही यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद होती है स्टाफिंग की प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में ये स्टाफिंग प्रोसेस। इसमें इन प्रोसेस के केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो हर प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लो। सबसे पहली है एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्वायरमेंट। देखो, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अब ऑर्गेनाइजेशन में मैंने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली। अब मुझे ये सबसे पहले एस्टिमेट लगाना है कि ये सब काम करने में मुझे कितने लोगों की नीड होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा एम्प्लॉय हायर कर रही हूँ, या ऐसा तो नहीं है कि मैं कम एम्प्लॉय हायर कर रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले एस्टिमेट करनी पड़ेगी मेन पावर रिक्वायरमेंट, कि मेरे कितने डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की नीड होगी। तो ये सब हम पहले एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद होगा हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब हमें पता चल गया कि हमें 5 लोगों की नीड है, तो अब हम उस 5 लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगे। ये न्यूज़पेपर में भी दिया जा सकता है, सोशल मीडिया में भी दिया जा सकता है। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट देने के, तो आप वो एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो वो क्या होगी? रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, जिसमें आप एलिजिबल लोगों को बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई करो। तो वो बहुत सारे लोग, एक पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए कई लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें से हम फिर करेंगे सिलेक्शन। ठीक है ना? एक पोस्ट है, उसके लिए कम से कम 20 लोगों ने अप्लाई किया है, उनके पास सेम क्वालिफिकेशन है, सेम डिग्री है, सेम पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन उनमें से हमें जो प्रॉपर सुटेबल पर्सन लगता है उसका हमें सिलेक्शन करना होगा। वो सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आपने 20 में से एक पर्सन का एक डिपार्टमेंट के लिए आपने सिलेक्शन कर लिया, 4 और के सिलेक्शन कर लिए, टोटल आपने 5 सिलेक्शन कर लिए। अब हर पर्सन का प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब उस डिपार्टमेंट में वो पर्सन जब काम करने जाएगा तो उसे बताना चाहिए, उसे अपने कलीग से मिलवाना चाहिए, सुपीरियर से मिलवाना चाहिए, सबऑर्डिनेट से मिलवाना चाहिए, सबसे मिलवाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस तरीके का काम होता है और यहाँ पर ये आपके कलीग्स हैं। तो ये ओरिएंटेशन होता है, जैसे आपके स्कूल्स में भी होता है ना ओरिएंटेशन, वैसे ही यहाँ पर होता है। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के उस डिपार्टमेंट में आ गया, अब वो चाहे कितना ही वेल क्वालिफाइड हो, लेकिन उसे वहाँ का काम आपको सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि इसे किस तरह से आप करेंगे, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में आती है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब क्या है कि जब वो काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो काम करने की बस दिखावा कर रहा है और ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो उसके परफॉर्मेंस को जब हम नापते हैं तो उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता
आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। यदि वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत वेल क्वालिफाइड व्यक्ति भी होते हैं, उनका हम सिलेक्शन करके उनका प्लेसमेंट कर देते हैं, ट्रेनिंग कर देते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो ढंग से उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ के कारण हम उनका प्रमोशन और करियर प्लानिंग करते हैं कि मतलब उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए कि नहीं, उनके करियर में उनको आगे ग्रोथ देनी चाहिए या नहीं, कि यहीं इसी पोस्ट पर उसे रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें करियर एंड प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में आती है। और उसके बाद होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि उन्हें हम जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा काम ले रहे हैं उनसे और उन्हें सैलरी कम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? कंपनसेशन में आती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है रिक्रूटमेंट। देखो अभी हमने जो प्रोसेस में पढ़ा उसमें जो 3-4 पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। आपसे केस बेस्ड बनाकर भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। इट हैज़ बीन डिफाइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय फॉर अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे लोग जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया, किस चीज़ का दिया कि मेरे डिपार्टमेंट में एक मैनेजर की मुझे नीड है, तो मैनेजर के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उसमें से मुझे सर्च करना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बताया जैसे बहुत कॉमन है, आप न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, प्रोफेशनल पब्लिकेशन के थ्रू कर सकते हो, आप उसके बाद किसके थ्रू, जॉब सेंटर के थ्रू कर सकते हो, कैंपस इंटरव्यूज़ के थ्रू कर सकते हो। आपने देखा होगा जब बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं और कॉलेजेस में जो बच्चे अच्छे होशियार हैं उन्हें अपने यहाँ जॉब के लिए ले लेती है। तो वो क्या होता है, कैंपस इंटरव्यूज़ और कैंपस सिलेक्शन के थ्रू हो जाते हैं। आप भी जाते हो तो आप भी सोचते हो कि ऐसे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जहाँ कैंपस के थ्रू हमारी जॉब लग जाए। तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिक्रूटमेंट कहलाती हैं। क्लियर। अब रिक्रूटमेंट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट। इन्हें ध्यान रखना है कि आपका जो रिक्रूटमेंट की सोर्स होते हैं वो 2 होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 तरीके हैं, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। देखो मेरे यहाँ 3-4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब मुझे एक डिपार्टमेंट में एक पर्सन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट उस व्यक्ति के कारण अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरा जो दूसरा डिपार्टमेंट है जहां पर काम करने वाले लोग लेजी हैं, वहां के लोग जो मैनेजर है वो काम ढंग से संभाल नहीं पा रहा है, तो मैं उस पर्सन का ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में कर दूंगी ताकि वहां पर भी ग्रोथ हो। तो एक तरीका तो ये है इंटरनल सोर्स का, और दूसरा है प्रमोशन। हम जब हायर लेवल पर किसी पर्सन का प्रमोशन कर देते हैं तो वो प्रमोशन कैटेगरी के अंदर आता है, ये भी इंटरनल सोर्स होता है किसका, रिक्रूटमेंट का। एक्सटर्नल सोर्स बहुत सारे होते हैं कि आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दी, मतलब आपको किसी के प्रेफरेंस से कोई आया और उसको आपने रिक्रूट कर दिया। कैजुअल कॉलर, किसी ने कॉल किया और आपने उसे रिक्रूट कर लिया। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो जॉब लगवा देती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, मेरे एक एम्प्लॉय ने किसी फ्रेंड का रिकमेंडेशन दिया, मैंने उसे हायर कर लिया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। तो बहुत सारे एक्सटर्नल तरीके हैं जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बाहर से सर्च किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है सिलेक्शन। अब पहली प्रोसेस तो थी रिक्रूटिंग। रिक्रूटमेंट में हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट प्रोसेस होगी सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। टुवर्ड द पर्पस द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 लोग सामने आए हैं, उन्होंने अप्लाई किया, उसमें से हमने किसी को भी छू लिया और उसको सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। हम हर पर्सन का प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे, उनके प्रॉपर जो टेस्ट है वो लेंगे, क्योंकि डिग्री तो सबके पास सेम है लेकिन सबकी एबिलिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर हर स्टेज पर उनका टेस्ट लिया जाएगा और उसके बेसिस पर राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और आपकी जॉब लग गई। दिस प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इट में कंटिन्यूज एवर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टेंस एंड द ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट। मतलब जब तक चलती रहती है प्रोसेस जब तक वो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होती है। सिलेक्शन प्रोसेस
में क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो अनफिट हैं, जिनके पास वो डिग्री नहीं है फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया, उनको अलग कर देते हैं। जो फिट लग रहा है कि हाँ ये हमारी जॉब के लिए फिट हैं तो उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर सिलेक्शन टेस्ट रखा जाता है जिसमें उनकी इंटेलिजेंस को ध्यान में रखा जाता है, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, उनके बात करने के तरीके को देखा जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू लिया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंटरव्यू लेकर उनसे बात की जाती है कि वो किस तरीके से काम को करेंगे। उसके बाद रेफरेंस एंड द बैकग्राउंड चेक किया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि किसके रेफरेंस से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने पहले कहाँ पर जॉब की है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद देखा जाता है सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन देखा लिया जाता है, जो इंटरव्यू हुए हैं, जो टेस्ट हुए हैं, उसके आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब ये देखते हैं कि वो बंदा जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेडिकली फिट है या नहीं, वो पूरा दिन बैठकर काम कर पाएगा या नहीं, या किसी फैक्ट्री में उसको हम अपॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ खड़े होकर वो दिन भर वो फैक्ट्री को मैनेज कर पाएगा या नहीं, ये देखा जाता है। फिर उसे जॉब ऑफर की जाती है, उसके बाद उसको जॉब ऑफर की जाती है। तो सामने वाला भी जो होता है ना, जिसने अप्लाई किया है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसने हमारे यहाँ ही अप्लाई किया हो, उसने 4 कंपनी में अलग से अप्लाई किया होता है। तो पहले हम उसे जॉब ऑफर करते हैं, यदि वो हमारी जॉब एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आप हमारे यहाँ जॉब करोगे, आप जब भी जॉब छोड़ोगे उसके हमें 2 महीने या 3 महीने पहले इन्फॉर्म करोगे। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने ज्वाइनिंग करी कहीं और के लिए, यहाँ की ज्वाइनिंग छोड़ दी, तो ऐसा नहीं होता, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्लियर। इसके बाद होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय एबिलिटी टू परफॉर्म थ्रू द लर्निंग, यूजुअली द चेंजिंग द एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड इंक्रीजिंग हिज हर स्किल एंड नॉलेज। मतलब उसको नॉलेज तो है लेकिन उसके नॉलेज में इंक्रीमेंट करने के लिए उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। क्लियर। उसके बाद ट्रेनिंग की जो मेथड होती है, 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। पहली होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरी होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब मेथड में क्या होता है, जो वर्क प्लेस है वहीं पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन द जॉब मतलब जहाँ पे उन्हें काम करना है वहीं बिठाकर उन्हें काम कराया जाता है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पर उन्हें काम सिखाया जाता है लेकिन काम करने से पहले उनको कहीं दूर ले जाकर काम सिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे होती है। अप्रेंटिसशिप। देखो अप्रेंटिसशिप का मतलब है ये जो प्रोग्राम होता है जिसमें क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है। ठीक है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जिसमें वहाँ पर एक मास्टर वर्कर होता है, उसके पास बहुत हाई लेवल की स्किल्स होती हैं, वो लोगों को सिखाता है कि किस तरीके से काम करना है। जैसे प्लम्बर का काम हुआ, इलेक्ट्रीशियन का काम हुआ, आयरन वर्कर का काम हुआ, ये सब क्या होता है किसी मास्टर वर्कर के अंडर किया जाता है। क्लियर। उसके बाद होता है कोचिंग। इसमें कोचिंग दी जाती है, यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, उनकी पूरी ट्रेनिंग प्रोग्रेस को ध्यान रखा जाता है, उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि किस तरह से वो सही काम कर सकते हैं। ये ऑन द जॉब मतलब कोचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे उनको समझाया जाता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, यहाँ पर क्या होता है ना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर उस विषय के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाती है कि कैसे काम होगा। जॉब रोटेशन, यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट को चेंज करके ट्रेनीज की जॉब रोटेशन के थ्रू भी उन्हें काम सिखाया जाता है। मतलब पहले उन्हें दूसरे काम के लिए अप्लाई करने को कहा जाएगा, फिर वो वही काम कोई दूसरा करेगा, वो दूसरा करेंगे, इस तरह से जॉब को चेंज कर करके काम सिखाया जाता है। इसके बाद होती है ऑफ द जॉब मेथड। क्लासरूम, लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर क्या होता है, ऑफ द जॉब मतलब आपको अलग से ले जाया जाता है और आपको काम सिखाया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं, प्रोसीजर बताई जाती है, मेथड बताई जाती है। फिल्म, कोई फिल्म दिखाकर आपको बताया जाता है कि इस तरह से इस टेक्निक से काम होना है। केस स्टडी के थ्रू आपको काम बताया जाता है कि ये मेथड है, केस स्टडी है, इसको आप पढ़ो और इससे आपको ये काम करना है। कंप्यूटर मॉडलिंग, ये क्या है, जो हमारा जो प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर की उसको सिखाने के लिए तो आपको देखो अलग से बुलाया जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, वो बताया जाता है। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, यहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इक्विपमेंट पर काम करना सिखाया जाता है, जिस इक्विपमेंट पे उन्हें काम करना है उसके थ्रू काम करना सिखाया जाता है। और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये जो मेथड होती है यहाँ पर क्या होता है ना, जो प्रोग्राम है उसका पूरा नॉलेज दिया जाता है कि इस तरीके से ये प्रोग्राम को रन करना है। जैसे कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहा है तो उसे पहले बताया जाएगा। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर हमने पूरा आज स्टाफिंग चैप्टर समझ लिया है।
आई होप आपका एवरी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अब अगले वीडियो के लिए रेडी रहना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।